हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था अडल्ट ब्रेन ट्यूमर्स का। अब हम चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर्स की बात करते हैं। इसमें से एमसीक्यूज जो मोस्टली आते हैं ना, वो अगर हम बात करें इन सब में से, तो वो मोस्ट कॉमन जो इनका मेड्यूलोब्लास्टोमा है, इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा पाइलोसिटिक का एक एमसीक्यू आया हुआ है, वो हम सारे ना अब डिस्कस करते हैं एंड पे एमसीक्यूज को, इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद। तो इसको ना हम बहुत ही मज़े के तरीके से पढ़ने वाले हैं। वो इस तरह से कि हमने देखना है कि बच्चों के अंदर जो ट्यूमर है वो कहाँ होता है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहला ये जो ट्यूमर है ना, इसके आपने ये वाली पिक्चर याद रखनी है। एक बच्ची है, उसने बलून पकड़ा हुआ है। अब बलून किस तरह का होता है? बलून में हवा हवा भरे ना, तो वो इक्वली फटता है। ठीक है, लेकिन फटता नहीं है वो, मतलब अगर हम लिमिटेड हवा भरें तो एक लिमिट तक वो भरता है, फुल होता है, और फिर वो बर्स्ट नहीं करता। बलून ऐसे ही होता ना। तो ये जो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है ना, ये बेसिकली सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन है, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। और इसकी अच्छी बात ये है कि देखिए, ये बलून की तरह बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, लेकिन ये क्योंकि फैला जा रहा है ना, लेकिन ये स्प्रेड नहीं करता। ठीक है, इसके पास ये मसले हो सकते हैं ना कि ये इर्द गिर्द की चीज़ों को कंप्रेस करे, लेकिन क्योंकि ये एक ही जगह बड़ा होता जा रहा है, तो इस तरह से ये मेलिग्नेंट नहीं होता, एक जगह पे रुका रहता। इसकी ना आपने इसी तरह स्टोरी याद रखनी है इस ट्यूमर की, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा की, कि ये बहुत ही छोटा सा हार्मलेस सा बलून है जो क्लियर फ्लूइड से बढ़ता जाता है और स्लोली ग्रो करता है सेरिबैलम के अंदर। पुश तो करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, लेकिन इन्वेड नहीं करता। इसकी बहुत अच्छी बात है। तो पाइलोसिटिक क्यों है? पाइलो का मतलब होता है हेयर। ट्यूमर के ना हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे बाल होते हैं ना वैसे प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए इसको पाइलोसिटिक कहते हैं। इसकी हिस्टोलॉजी देखें ना, तो आपको पिंक कलर के इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कॉक्स्ड ट्यूब की तरह। इनको हम कहते हैं रोजेंथल फाइबर्स। ये भी आपका एमसीक्यू है। वो पूछते हैं रोजेंथल फाइबर्स जो हैं वो किस ट्यूमर के होते हैं, तो आपने बताना होता है कि ये पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है। तो पाइलोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो पाइलो मतलब हेयर की तरह के होते हैं। और पिंक रिबन से आपने याद रखना है कि लॉन्ग हेयर है, उसके ऊपर पिंक रिबन लगा हुआ है, तो रोजेंथल फाइबर्स। ओके, तो क्योंकि ये बस बड़ा होता जा रहा है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जस्ट कंप्रेस कर रहा है, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? हेडेक, एटेक्सिया, क्योंकि ये सेरिबैलम के अंदर है ना, तो सेरिबैलम ने बैलेंस वगैरह को मेंटेन रखना होता है। तो अब पेशेंट को क्या होगा? एटेक्सिया, निस्टैग्मस। तो इसका एक्सलेंट प्रोग्नोसिस है, बहुत इजीली ये ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूमर आता है ना, वो आता है मेड्यूलोब्लास्टोमा। अब ये भी सेरिबैलम के अंदर होता है, जस्ट लाइक पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, लेकिन इसकी जो गंदी बात है ना, वो ये कि ये ना एम फॉर मेड्यूलो ब्लास्टोमा, एम फॉर मेलिग्नेंट, ये बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट होता है। जैसे एक बच्चा है ना, आपने नॉटी चाइल्ड कंसिडर करना है जो हर जगह घूम रहा है, इवन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी चला जाता है, और इवन वहाँ से जाके स्पाइनल कैनाल के अंदर भी एंटर हो जाता है। और एक कंडीशन आती है ड्रॉप मेटास्टेसिस, कि ये नीचे जाके ड्रॉप की फॉर्म में ऐसे हो जाता है स्पाइनल कैनाल में, और नीचे स्प्रेड करता जाता है। मतलब आप समझ लें कि स्पाइनल कैनाल में जब इसने एंटर हो जाना, तो उसने नीचे स्प्रेड करी जाना, करी जाना, करी जाना, और इसकी बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट कंडीशन है ये। तो अब इसकी वजह से, क्योंकि ये जो होता है ना ट्यूमर, ये जाके ना फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस कर जाता है। तो जब ट्यूमर फोर्थ वेंट्रिकल को कंप्रेस करेगा, तो वहाँ पे सीएसएफ जो है वो आगे जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा। इट विल रिजल्ट इन नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, क्योंकि कम्युनिकेशन लॉस हो गई है। ठीक है, तो दिस ट्यूमर विल रिजल्ट इन हाइड्रोसेफलस। इसकी हिस्टोलॉजी अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको ये रोजेट्स मिलते हैं, जैसे रोज़ होते हैं ना गुलाब के फूल, वैसे आपको पेरेंट्स मिलती है। और ये आपका एमसीक्यू है, पूछते हैं कि रोजेट्स किस में मिलते हैं। तो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो एक सेंट्रल स्पेस के अराउंड ऐसे अरेंज होते हैं, इनको कहते हैं ह्यूमराइड रोजेट्स। तो याद रखना है कि एक तो ये मेलिग्नेंट है, एम फॉर मेलिग्नोब्लास्टोमा, एम फॉर मेलिग्नेंट, एम फॉर मॉन्स्टर। ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि ये सीएसएफ में एंटर होके नीचे स्प्रेड कर ही जाता है, और ये मिडल में होता है, सेरिबैलम के जो मिडल वर्मिस होता है ना, वहाँ पर ही होता है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी वर्मिस इफेक्ट हो रहा है। तो वर्मिस हमने सेरिबैलम में डिस्कस किया था कि उसका काम होता है ट्रंकल, जो हमारी ट्रंक है ना, उसकी
बैलेंस को मेंटेन रखना। तो अगर वर्मी इफेक्ट हो जाएगी तो ट्रंकल एटेक्सिया होगा, हेडेक, वॉमिटिंग, हाइड्रोसिफिलिस, ड्रॉप मेटास्टेसिस एंड पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि ये स्प्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूमर आता है ना चाइल्डहुड में, दैट इज़ अबाउट एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल का ट्यूमर है। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एपेंडाइमोमा के नाम से आपको पता चल रहा है, जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं, वो सीलिएटेड कोलमनर, याद आ रहे हैं आपको, वो जिसने हमारे वेंट्रिकल्स को सराउंड किए होता है और सीएसएफ की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो एपेंडाइमोमा बेसिकली क्या है कि इसने सीएसएफ की प्रोडक्शन करनी होती है ना, तो ये एपेंडाइमल सेल्स का ट्यूमर है। और आप समझ लें फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ना, उसको लाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पर के ट्यूमर जो है वो आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही है जैसे ये ड्रेन है, उसको वीड्स ने ब्लॉक कर दिया, तो ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें फोर्थ वेंट्रिकल का, और ये जो वीड्स है ना, ये ट्यूमर है, इसने जाके उस वेंट्रिकल को ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हमारा सीएसएफ जो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगा पेशेंट को। तो इसमें आपको सूडोरोजर्स मिलते हैं। इसको ऐसे ही याद रखिए, देखिए उसने भी जो मेडुलोब्लास्टोमा था, उसने भी जो है वो हाइड्रोसिफिलिस किया था, इसने भी हाइड्रोसिफिलिस किया। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर ना आपको सूडो रोजेट्स मिलते हैं, मतलब कि इस तरह के प्रॉपर रोजेट्स नहीं मिलते, लेकिन उनके मिलते जुलते फॉल्स रोजेट्स मिलते हैं। इसमें ट्यूमर सेल्स में ब्लड वेसल्स को सराउंड कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे सूडो रोजेट्स हैं। ओके, तो पेरीवास्कुलर सूडो रोजेट्स आपको इसमें मिलते हैं। तो रिमेंबर, एपेंडाइमल सेल्स एग्जिट ब्लॉक कर देते हैं, और इसमें हाइड्रोसिफिलिस होता है, और एटेक्सिया होता है, और क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स होते हैं, और हेडेक वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है पेशेंट को। तो हेडेक तो हर जगह ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वॉमिटिंग की होती है पेशेंट को, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ये जैसे हमने एडल्ट्स में पिट्यूटरी का एक ट्यूमर देखा था ना, पिट्यूटरी एडिनोमा एसिडोफिलिक सेल से निकल रहा था, तो ये जो है ना, ये चाइल्डहुड के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है ना, उसको कहते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा। ये पिट्यूटरी स्टॉक का ट्यूमर है। इसको ऐसे ही समझे जैसे रैट की पाउच होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना, तो वहाँ पर ये रैट की पाउच होता है। जब एम्ब्रियोलॉजी में अब ये बन रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, रैट की पाउच का एक रेमिनेंट रह जाता है जो एक सिस्ट बना देता है। तो इस तरह ही आपने याद रखना है कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन पाइप है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही करना है ना, कि ट्यूमर ने स्प्रेड करना है और ऑप्टिक एस्मा को कंप्रेस कर देना। तो बच्चों के अंदर फिर वही होगा ना कि ऑप्टिक एस्मा की कंप्रेशन की वजह से फिर बायोटेम्पोरल हेमियोपिया होगा। तो इसमें आपको हिस्टोलॉजी के अंदर बूस्ट सेल्स मिलते हैं, जैसे भूत जैसे सेल्स, मतलब बेसिकली वो सेल्स नहीं होते, लेकिन हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे सेल्स हैं। तो क्यों जैसे भूत होते हैं ना, हमें नज़र नहीं आते, तो वैसे बूस्ट सेल्स हैं। कैल्सिफिकेशन है, वेट कैरेटिन है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं। ये जो मोटर ऑयल की हम बात कर रहे थे कि खराब पाइप के अंदर मोटर ऑयल फंस गया, तो दीज आर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। तो कैल्सिफाइड सिस्ट में मिलती है, इसकी वजह से फिर हेडेक तो होगा ही होगा। बाकी पेशेंट्स जो हैं वो बच्चों को बायोटेम्पोरल हेमियोपिया हो जाएगा, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स और ग्रोथ फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड, पीनियल जो होता है ना, वहाँ पर पीनियल ट्यूमर होता है। ये ऐसे ही समझें जैसे एक बड़ा सा पाइन ट्री है और वो ऊपर की तरफ ग्रो करी जा रहा, ठीक है। एक वो हम कार्टून्स देखते थे ना, पौधा उगाते थे तो ऊपर चला जाता था बादलों के अंदर और उगी जाता था, फिर हम उसके ऊपर चढ़ते थे तो हम किसी और दुनिया में चले जाते थे, उसको समझ लें, ठीक है। ये बड़ा सा पाइन ट्री है जो ऊपर की तरफ ग्रो करी जा रहा है, तो ये ऐसे ही है, ठीक है। पीनियल ट्यूमर है, पीनियल ग्लैंड में ग्रो करता है, फिर ऊपर की तरफ ग्रो करी जाता है और ऊपर जाकर हमारी सेरेब्रल एक्विडक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफिलिस हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे डॉर्सल मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिक्यूलस को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से पेरिनॉड सिंड्रोम होता है। अब पेरिनॉड सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट कैन नॉट लुक अपवर्ड। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पाइन ट्री ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और आप ऊपर नहीं देख सकते, ठीक है। तो यू कैन नॉट, बच्चे जो होंगे ना वो इस तरह से आएंगे, वो ऊपर की तरफ नहीं देख पाएंगे, उनको लाइट या डिसएसोसिएशन होगी, कन्वर्जेंस, रिफ्रैक्शन, निस्टैग्मस होगा। तो हेडेक, वॉमिटिंग, पैरानॉइड सिंड्रोम एंड हाइड्रोसिफिलिस के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप हिस्टोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में आपको रिजेंथल फाइबर्स मिलते हैं, जैसे वो पिंक रिबन था, और
उन्होंने हेयर को टाई, लॉन्ग हेयर को टाई किया हुआ था, इस तरह से आपने उसको याद किया था। मेड्यूलोब्लास्टोमा जो था वो होमोरॉइड रोजेट्स देता है। एपेंडाइमोमा सूडो रोजेट्स देता है। क्रेनियोफ्रैंजियोमा जो होता है वो सेल्स, वेट केराटिन, कोलेस्ट्रॉल और पीनियल ग्लैंड ट्यूमर जो है सेमिनोमा लाइक सेल्स देता है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो ये दो है और ये क्रेनियोफ्रैंजियोमा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो ये टेबल जो है ना इसको आप यहाँ से रिवाइज करें, यहाँ से आपका सारा टॉपिक रिवाइज होगा। ठीक है, अगर आपने मेमोरी स्टोरी है तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर्स की हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो देखें आप अगर, तो 9 years old चाइल्ड है एंड ही इज़ डायग्नोज्ड विद पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसकी? आपका एमसीक्यू आया हुआ है तो आप बताएंगे रोजेंथल साइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन? कौन सा होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर? मेड्यूलोब्लास्टोमा। ओके, उसके बाद आप बात करें तो पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद सीवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ द डे। ट्यूमर आपने देखा तो आपने रेडियोग्राफी में आपको ट्यूमर की सस्पिशन है जिसने सेरिबैलम को कवर किया हुआ है। सो व्हाट इट कैन बी? तो हेडेक एंड वॉमिटिंग सजेस्ट कि कोई ना कोई मसला है। रेडियोग्राफी में भी आपको समझ आ रही है कि सेरिबैलम के एक्सटर्नल ग्रैंडुलर एरिया में है, तो दिस इज मेड्यूलोब्लास्टोमा। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस जो आपको उन्होंने दिए हुए हैं ना वो एपेंडाइमोमा दिया हुआ है, एस्ट्रोसाइटोमा दिया हुआ है, ग्लायोमा और कॉन्ड्रोमा। ये ग्लायोमा और कॉन्ड्रोमा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। एस्ट्रोसाइटोमा जो है वो हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रैनुलर एरिया है ना, तो बाहर वाला एरिया है कुछ, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। और रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर का साइन होता है वॉमिटिंग। तो आपने वो यही देखा है कि मेड्यूलोब्लास्टोमा जो होता है ना ये ज़्यादा स्प्रेड करता है। जो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा होता है ना वो इस तरह के गंदे फीचर्स नहीं दे रहा होता। तो इसका आंसर ये होगा। फिर वर्मिस जो है ना उसका ट्यूमर है, वर्मिस का ट्यूमर है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी आपको ट्रू रोजेट्स मिल रहे हैं। ट्रू रोजेट्स जो होते हैं उसकी अगर हम बात करें ना तो वो आपको मेड्यूलोब्लास्टोमा में ही मिलता है। ठीक है, एपेंडाइमोमा में आपको सूडो रोजेट्स मिलते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, मेनिंजियोमा तो वैसे ही हमने बच्चों में पढ़ा ही नहीं है, जीबीएम भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर जो होता है ना वो ग्लियोब्लास्टोमा होता है। ठीक है, बाकी उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे ग्लायोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा, ग्रेंजियोमा, तो ये इसके आंसर्स नहीं है। मेड्यूलोब्लास्टोमा इसका आंसर है। नेक्स्ट इज कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमा है बच्चे को। कैल्सिफिकेशन साइट कहाँ होगी? ट्राइगोन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ना वहाँ पर कोरॉइड प्लेक्सिस का पेपिलोमा होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछें कि अडल्ट्स में जो है वो कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमास कहाँ होते हैं, तो वो आपने याद रखना है फोर्थ वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वहाँ वो ऑप्शन अगर दें तो आपने कहना है कि ये तो यहाँ पे तो हमने कोई ट्यूमर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन से ट्यूमर्स थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं? कोलाइसिस, ठीक है, क्रेनियोफ्रैंजियोमा, वो ज़्यादातर आपको थर्ड वेंट्रिकल में मिल रहे होते हैं। और सेरेब्रल एक्विडक्ट जो होती है ना वो अगर ऑप्शन में दें तो आपने कहना है ये तो इतना नैरो होता है, इसमें ट्यूमर ने कहाँ ग्रो करना है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इसका तो अगर ब्लॉकेज हो तो सबसे पहले तो हाइड्रोसिफिलिस आएगा, लार्ज कैल्सिफाइड मैसेज, तो उससे पहले ही मसला आ जाएगा। तो थर्ड वेंट्रिकल भी ऑप्शन गलत हो गया, सेरेब्रल एक्विडक्ट भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया क्योंकि एडल्ट्स में होता है। तो आपका आंसर होगा ट्राइगोन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमास जो होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू 14 इयर्स बच्चा है और एबनॉर्मली टॉल है, और उसके फिजिशियन ने उसको बताया कि तुम्हारी जो हाइट है ना वो बहुत एबनॉर्मल हुई जा रही है और सिक्रीशंस जो है ना वो आ रही है मेमोरी ग्लैंड से। तो सीटी में आपको जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा मिला। हिस्टोलॉजी जब आपने की तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अब देखिए बड़ों में हमने देखा था ना कि एसिडोफिलिक सेल्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है ना 14 इयर्स ओल्ड अगर है तो दिस इज एक्चुअली इंक्रीज नंबर ऑफ इओसिनोफिलिक सेल्स। ठीक है, तो बच्चों के ट्यूमर में आपको याद रखना इओसिनोफिलिक सेल्स ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज अबाउट द ब्रेन ट्यूमर्स इन चिल्ड्रन। आई होप आपको इससे समझ आई होगी। आप इसको फर्स्ट एड यूएसएल बुक से स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और याद भी रहेगा। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक।